हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल CDP को हिमांशु मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आप लोग, उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और अब तक अधिक से अधिक लोगों का एग्ज़ाम हो भी चुका है और कुछ साथियों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो जिनका एग्ज़ाम बाकी रह गया है उनके लिए हम क्लासें अभी तक बना रहे हैं। तो आप लोग एक बार सभी साथियों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी मैथ्स पेडागोजी। और इसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीएफ से संबंधित है, जो लगातार आपके सारी शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन बनते आ रहे हैं एनसीएफ से। तो वही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं आज की क्लास में। तो एक बार इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैथ्स पेडागोजी का, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही आंसर हो जाएगा? गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी आवश्यक हैं। कौन कौन चीज़ें हैं? उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाए। दूसरा है छात्रों की समस्याओं का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान हो। तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त अभ्यास कार्य करवाया जाए। तो ये सभी के सभी जरूरी हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियाँ किससे संबंध रखती हैं? तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियाँ किससे संबंध रखती हैं या फिर रहती हैं? पहला ऑप्शन है मूलभूत क्रियाओं से, दूसरा है दशमलव भिन्न से, तीसरा है एक एक नियम से और चौथा है उपर्युक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? मूलभूत क्रियाओं से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूलभूत क्रियाओं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते चलिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है विशेषकर गणित शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्या सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है विशेषकर गणित शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? योग्य शिक्षकों का अभाव। ऑप्शन नंबर 1 सही है, योग्य शिक्षकों का अभाव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित की जटिलता के कारण बालकों में नकारात्मकता आती है, वह उनकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है, यानी गणित से भयभीत व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। इस प्रकार की समस्या त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कराए। दूसरा है सरल विधियों से पढ़ाई एवं बालक के मन से गणित का भय दूर करे। तीसरा ऑप्शन है किसी गणना संक्रिया को काट कर या बांट कर सरल करना सिखाए। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सरल विधियों से पढ़ाई एवं बालक के मन से गणित का भय दूर करे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? पहला है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम न हो। दूसरा है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। तीसरा है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। चौथा ऑप्शन है उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो आप बताइए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से, क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। क्या हो जाएगा? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा की दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। दूसरा है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तीसरा है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। और चौथा ऑप्शन है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग लगातार क्लास में बने रहिए और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो इसको सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने लोग आज चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको हम सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचर्स एग्जाम की तैयारी लगातार करवाने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा?
गणित में त्रुटि विश्लेषण क्या होगा? गणित में त्रुटि विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या कथन है? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या कथन है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यह कथन है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, सत्य कथन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से असत्य कथन आपको छांटना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों ऑप्शन देखिए और सभी लोग इसका आंसर कीजिए। इन चारों में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन एक पक्षीय है जबकि मापन बहुपक्षीय है। तो यही इसका कथन है असत्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि आदत का प्रभाव नहीं पड़ता, सभी के लिए परिणामों में एक समय निष्ठा हो, इससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? ऑप्शन क्या है? वैधता, वस्तुनिष्ठा, विश्वसनीयता, या फिर सतत प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? वस्तुनिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्तुनिष्ठा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बालक के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित पूर्णांक में से अंक प्रदान किए गए, पूर्व मूल्यांकन के पश्चात परिणाम परिवर्तित हुआ, तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारिकता, ऑप्शन नंबर 2 है व्यापकता, और ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिकता, और ऑप्शन नंबर 4 है विश्वसनीयता। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर डी सही है, विश्वसनीयता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में पोर्टफोलियो है। तो बताइए विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में पोर्टफोलियो इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक की दैनिक गतिविधियों का संकलन। ये हो जाएगा पोर्टफोलियो, बालक की दैनिक गतिविधियों का संकलन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ब्लूम इसका सही आंसर है, ब्लूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिखित परीक्षाओं का एक प्रकार नहीं है। तो सभी लोग बताइए लिखित परीक्षाओं का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार जो है लिखित का प्रकार नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों लिखित के प्रकार हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, साक्षात्कार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की वह गुणात्मक प्रवृत्ति जिसमें समूह के सदस्यों के विशिष्ट गुणों का निर्धारण समूह सदस्यों द्वारा वरीयता निर्धारित करके किया जाता है। ऑप्शन 1 है रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी है समाज मिति, और ऑप्शन सी है साक्षात्कार, और ऑप्शन डी है अभिवृद्धि मापन। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? समाज मिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, या कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? पहला है कठिन, दूसरा है अलंकारिक, तीसरा है तार्किक, और चौथा है आलोचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तार्किक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और साथी मित्रों को साथ में जोड़ लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी लोग एक बार। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ऑप्शन 1 है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, दूसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, तीसरा है बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों का क्षेत्रफल मापन एक शिक्षक ने क्या किया है? कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 है बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, ऑप्शन बी है बच्चों ने विभिन्न निकायों को याद नहीं किया है, और ऑप्शन सी है
अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। और ऑप्शन डी है, कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा कठिन विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप लोग इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। तो ये थे आज की हमारी क्लास के मैथ्स पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीएफ से जो लगातार आपकी क्लास में बनते चले आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया था तो एक बार कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं एनसीएफ के क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं लगातार, जो बनते चले अभी तक एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीएफ का, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सभी लोग आंसर कीजिए, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आंसर कीजिए आप लोग इसका। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैसे होनी चाहिए? सुविधादाता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, सुविधादाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण निम्न में से किससे हुआ है? तो बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण निम्न में से किससे हुआ है? पहला है सभ्यता और प्रगति, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है गोदान और चौथा है विज्ञान एवं तकनीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, सभ्यता और प्रगति। क्या हो जाएगा? सभ्यता और प्रगति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल करना, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी है, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल करना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी आते हैं एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर पढ़िए और आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, अब 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, या फिर सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना कैसी है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो जाएगा? अभिरुचियों के अनुरूप। कैसा है? अभिरुचियों के अनुरूप, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक आदेशमक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एक उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक उत्प्रेरक के रूप में। नेता के रूप में नहीं हो सकती है और एक आदेशक के रूप में भी नहीं होगा। तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा, एक उत्प्रेरक के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। दूसरा है, बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। तीसरा है, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। यही इसका जो है कथन गलत है, एक तरीके से नहीं सीखते हैं। तो इसका नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या है? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका कौन सा रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? दैनिक गतिविधियां। बिल्कुल सही इसका आंसर है, दैनिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। पहला है पिछड़े, दूसरा है सामान्य, तीसरा है कक्षा केंद्रित और चौथा है सृजनशील। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सृजनशील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको बताना है कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना, दूसरा है अमूर्तनों का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है संचालित करने की योग्यता का विकास करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी इसके सही आंसर हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का ये, डॉट डॉट की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है भाषा और चौथा ऑप्शन है मातृभाषा। तो आपको बताना है कि डॉट डॉट की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पर्यावरण की चिंताओं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण। एक क्वेश्चन छूट गया शायद 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस प्रकार या फिर किस भाषा में दी जानी चाहिए। आपको क्या बताना है? एनसीईएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्ग या वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, उनकी मातृभाषा में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और इस बार आपको निश्चित रूप से सीटेट को क्रैक करना है, चाहे कैसा भी हार्ड एग्जाम क्यों ना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है अपनी। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।